नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सेशन। और ये सेशन है रिटेल बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, ऑल इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स और वो सभी यूनिट, उनमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट, ये भी समझेंगे। क्या रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट पेपर ऐसा है जो एक बार में हमारे जेएआईबी एग्जाम के को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करा सकता है। तो इतना इंपॉर्टेंट है रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट और इसके सभी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को दोस्तों और समझते हैं पॉइंट्स को। चलिए, तो जेआईआईबी रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स फॉर मे 2024। ठीक है दोस्तों, 2024 के लिए वो सभी इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब अगर हम रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें तो रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सपोज मान लीजिए कि आईआईबीएफ ने अभी हाल ही में 2023 में अपना जो आईआईबीएफ ने अपना सिलेबस है वो रिवाइज किया। तो जब भी मैंने देखा अमूमन कि जब भी रिवाइज किया जाता है सिलेबस तो पेपर थोड़ा सा आसान रखा जाता है क्योंकि चेंजेस हुए होते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उसके बाद आपको थोड़ा सा स्तर बढ़ता हुआ दिखता है एग्जाम का। ठीक है, और जब एग्जाम का स्तर बढ़ता हुआ दिखता है तो पेपर आपको टफ लगेगा। ठीक, और जब टफ लगेगा तो आपको पता है कि आपका जो पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है और पेपर 4 है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की दोस्तों, पीपीबी की बात करें, एएफएम की बात करें और रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट की बात करें, तो हमें यह पता है कि हमें जो एग्रीगेट मार्क्स हैं वो 200 लाने हैं चारों पेपर में। सही है, यस और नो? अब मान लीजिए जैसे जो मई का पेपर था, और मई का पेपर मई 2023 का है ना, मई 2023 में आईआईबीएफ का जो पेपर था वो टफ आया था। क्या आया था दोस्तों? थोड़ा टफ आया था। और अगर टफ है पेपर, कैसा है दोस्तों? अगर पेपर टफ है तो आप ये देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपने बहुत मेहनत की, थोड़ा पेपर टफ था और आपने अपने लेवल पे पढ़ाई की और आप यहाँ पे 46 मार्क्स ले आए या 45 मार्क्स ले आए, है ना, जो भी आपके मार्क्स हैं 45 या 46। पीपीबी भी अगर आपको थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है 45 के पास ही आप आते हैं और एएफएम में भी 45 भी आते हैं। तो अब आपके पास एक चांस रहता है जहां पर आप रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में 65 या 65 प्लस मार्क्स लाके अपने एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्या कर सकते हैं दोस्तों? क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेरी भी बहुत पूछी गई है, बार बार पूछी गई है कि सर अगर मेरे दो पेपर में 50 से कम मार्क्स हैं और एग्रीगेट मेरा 200 है तो क्या मैं अपने एग्जाम को क्वालिफाई मान सकता हूं या मान सकती हूं? बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि आपका एग्रीगेट कितना होना चाहिए? 200। कितना होना चाहिए? 200। तो जो अब देखिए, अगर आपके पहला पेपर, दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, तीनों पेपर अगर आपको टफ मिल जाते हैं तो भी आपके पास जो चौथा पेपर है वो रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट है और ये वो पेपर है जहां पे आप आसानी से 65 मार्क्स ला सकते हैं। कैसे, वो भी अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आप सभी को बता दें कि आपके जो जेआईबी एग्जाम का जो पैटर्न है, आपको 4 पेपर देने हैं दोस्तों। और चारों पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर 1 इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंस सिस्टम, सभी में आपको अगर ईच सब्जेक्ट क्वालिफाई करना है तो 100 में से 50 मार्क्स लाने होंगे। 2 आवर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 मार्क्स का होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगर यहां पे हम बात करें तो हमें सभी में कितने 50-50 मार्क्स लेके आने हैं। और अगर हम 50 मार्क्स नहीं ला पाए, है ना, तो हमें एग्रीगेट 200 मार्क्स चाहिए। तो जो हमारा चौथा पेपर है रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट, अगर उसमें हम 65 प्लस मार्क्स ले आते हैं तो हम अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब देखिए 4 मॉड्यूल हमारे पास हैं रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में। जो मॉड्यूल ए है वो रिटेल बैंकिंग, मॉड्यूल जो ए है दोस्तों, जो मॉड्यूल ए है वो रिटेल बैंकिंग एंड इंट्रोडक्शन है। फिर मॉड्यूल बी आता है रिटेल प्रोडक्ट एंड रिकवरी। फिर मॉड्यूल सी आता है जहां पे सपोर्ट सर्विस, मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग सर्विस एंड प्रोडक्ट्स की बात होती है। फिर हमारा जो मॉड्यूल डी है वो वेल्थ मैनेजमेंट का आता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम इन 4 पेपर की बात करें तो इसके बाद भी हमें एक मॉड्यूल और देखने को मिलता है जिसे हम लोग आम भाषा में मॉड्यूल ई कह देते हैं, या अगर हम बात कहें तो वो एडिशनल रीडिंग मटेरियल होता है जो हाउसिंग फाइनेंस या हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर, हाउसिंग
फाइनेंस के ऊपर बेस्ड होता है। किसके ऊपर बेस्ड होता है दोस्तों? हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर क्या होता है? बेस्ड होता है। ठीक है, सो मैक्सिमम चीजें यहां पे हमें कवर करनी है। और अगर हम देखें तो हर एक यूनिट का वेटेज कितना है, उस वेटेज को हमें अगर हम समझ गए तो हम आसानी से 65 मार्क्स लेके आ सकते हैं। सो वेटेज हमें समझना है। सबसे ज्यादा जो लेंदी हमारी यूनिट है, सबसे ज्यादा जो लेंदी यूनिट है दोस्तों, वो हमारी कौन सी है? यूनिट नंबर जो सबसे लेंदी मॉड्यूल है वो हमारा मॉड्यूल बी है, जहां पे हम रिटेल प्रोडक्ट एंड रिकवरी की बात करते हैं। तो क्या वेटेज सबसे ज्यादा इसका है? तो हम समझ लेंगे। तो यहां पे सबसे ज्यादा वेटेज, सही बात है, मॉड्यूल बी का है, जबकि मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी और मॉड्यूल सी और डी का और ई का लगभग बराबर ही वेटेज है, और ए का भी। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं कि अगर मॉड्यूल ए की हम बात करें तो मॉड्यूल ए में हमें 4 इंपॉर्टेंट यूनिट देखने को मिलती हैं। ठीक है दोस्तों, और 4 इंपॉर्टेंट यूनिट जो हमारी हैं वो यूनिट नंबर 1 रिटेल बैंकिंग इंट्रोडक्शन, यूनिट नंबर 2 रिटेल बैंकिंग रोल विद इन द बैंक ऑपरेशन, यूनिट नंबर 3 एप्लीकेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग कंसेप्ट एंड डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉर्पोरेट बैंकिंग एंड रिटेल बैंकिंग है, और चौथी यूनिट जिसे हम ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है मॉड्यूल ए की। मॉड्यूल ए की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट यूनिट नंबर 4 है, क्योंकि यहां से आपको मिलते हैं न्यूमेरिकल्स। क्या मिलते हैं दोस्तों? न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, और आपको इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का फॉर्मूला और सब पता होना चाहिए। यहां से 5 नंबर की आपको केस स्टडी भी दी जा सकती है, सीधे सीधे 5 न्यूमेरिकल्स एक साथ दिए जा सकते हैं। सो अब इनमें किसका कितना वेटेज है हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया है ऑलरेडी। अब हमारी जो सेकंड यूनिट है, जो सबसे बड़ी यूनिट है, सबसे ज्यादा वेटेज रखती है, तो उसमें अगर हम बात करें सबसे पहले कस्टमर रिक्वायरमेंट। कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर कैसा प्रोडक्ट चाहता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है। अगला जो यूनिट है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है। तो कस्टमर के अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, किस स्तर पे हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए, और अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल वगैरह क्या है वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर अगर हम क्रेडिट स्कोरिंग की बात करें तो बैंक को रिस्क मैनेजमेंट में क्रेडिट स्कोरिंग मदद करता है। पहले बैंक अपने एक्सपीरियंस के आधार पे क्या प्रोवाइड करता था? क्रेडिट। लेकिन अगर आज बात करें तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के द्वारा प्रोवाइड किए गए क्रेडिट स्कोर के आधार पे बैंक को ये आसानी होती है, सहूलियत होती है कि जो लोन एप्लीकेशन है उसको हम अप्रूव करें या उसको रिजेक्ट करें। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ बैंक के जो कस्टमर होते हैं, बैंक के प्रोडक्ट्स को जो अवेल करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बैंक को लो कॉस्ट फंड मिले। वो लो कॉस्ट फंड कहां से मिलता है? डिपॉजिटर्स के द्वारा, और जो डिपॉजिटर्स को बैंक प्रोडक्ट ऑफर करता है उन्हें कहा जाता है लायबिलिटी प्रोडक्ट। तो वो प्रोडक्ट हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ी यूनिट है और यहां पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ रिटेल एसेट्स प्रोडक्ट, जो पैसा बैंक के पास आया, अब बैंक एक तो मीडिएटर होता, बैंक क्या होता है? मेडिएटर, और वो क्या करता है? उस फंड को, जो फंड डिपॉजिटर से मिला था लो कॉस्ट फंड, उसको हाई कॉस्ट लोन में कन्वर्ट कर देता है और उस पर हाई इंटरेस्ट रेट अचीव करता है, जो कि बैंक के लिए प्रॉफिट अर्न करने में मदद करता है, और बैंक के लिए जो एसेट्स होते हैं उनकी बैकबोन होते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ इसके बाद जो एडिशनल सर्विसेज हैं जो बैंक हमें प्रोवाइड करता है, अदर प्रोडक्ट्स जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या आज अगर आप देखें तो जो आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजते हैं, रेमिटेंस की बात करते हैं, उनके लिए भी रेमिटेंस प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो आज आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पैसा ट्रांसफर करने की सहूलियत है, जिसके लिए आपको बैंक नहीं जाना, घर बैठे ही आप अपना फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, रेमिटेंस प्रोडक्ट। फिर इसके बाद डिजिटल बैंकिंग की बात आ जाएगी, डिजिटलाइजेशन ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स, या डिजिटल बैंकिंग की बात करें तो जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं उनको यहां पे हम लोग डिस्कस करते हैं। रोल ऑफ एआई टेक्नोलॉजी इन रिटेल बैंकिंग। आज आप देखिए ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना आपके मैक्सिमम काम बैंकिंग के हो रहे हैं, तो वो किसकी मदद से हो रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, चैटबॉट, इन सब की मदद से। तो रोल ऑफ एआई और टेक्नोलॉजी हमें पढ़ना है। फिर जो लोन हमने प्रोवाइड किया था वो लोन हमें ब्याज के साथ वापस मिल जाए, बैंक की प्राथमिकता होती है।
और अगर वो लोन बैंक को नहीं मिल रहा है या डिफॉल्ट होने की तरफ जा रहा है तो फिर बैंक रिकवरी प्रोसेस में आ जाता है, या डिफॉल्ट हो जाता है तो रिकवरी प्रोसेस में आ जाता है। तो जो हमारी इंपॉर्टेंट यूनिट है उसका नाम है रिकवरी ऑफ रिटेल लोन, और फिर आ जाता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और फिर लास्ट है सिक्योरिटाइजेशन। तो सबसे बड़ी यूनिट है, लेंथी यूनिट है, और सबसे ज्यादा वेटेज हमारा मॉड्यूल बी ही रखता है दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हमारा जो मॉड्यूल सी है वहां पर हम मार्केटिंग की बात करते हैं। बैंकिंग में एक इंट्रोडक्शन, डिलीवरी चैनल, किस माध्यम से हम अपने बैंक के, रिटेल बैंक के प्रोडक्ट रिटेल कस्टमर्स के पास तक पहुंचाते हैं, तो उसे हम डिलीवरी चैनल कहते हैं। कौन सा मॉडल कौन सा बैंक प्रेफर करता है, बैंक के लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिन मॉडल्स को बैंक प्रेफर करे, और एफिशिएंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिलीवर कर पाए अपने कस्टमर्स को। सो चाहे वो डायरेक्ट चैनल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो, बहुत सारे जो यूथ हैं टेक से भी हैं वो इलेक्ट्रॉनिक चैनल या इलेक्ट्रॉनिक मॉडल में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। वहीं पे जो कन्वेंशनल पर्सन है, जो ओल्ड एज पर्सन है, वो बैंक के ब्रांच में जाके ही बैंकिंग करना चाहते हैं, उनको विश्वास और कॉन्फिडेंस वहीं से बिल्डअप होता है, तो वो फिजिकल चैनल या डायरेक्ट चैनल यूज करते हैं। सो ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, चूंकि इतना बड़ा कस्टमर बेस होता है रिटेल बैंकिंग में, और उन कस्टमर्स को, एक एक कस्टमर को ट्रैक करना, उनके अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट ऑफर करना, न्यू कस्टमर को एक्वायर करना, ओल्ड कस्टमर के साथ क्या बनाए रखना, रिलेशनशिप को मजबूत बनाए रखना। तो ये सब काम किसकी मदद से बैंक करता है? CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। फिर सर्विस स्टैंडर्ड फॉर रिटेल बैंकिंग, जो BCSBI को इंट्रोड्यूस किया गया था, और उन्होंने जो वॉलंटरी बैंक मेंबर थे, BCCI के सदस्य थे, BCSBI के जो सदस्य थे बैंक, उनको कुछ गाइडलाइंस दी, 2 कैटेगरी में गाइडलाइंस दी, एक रिटेल बैंक के कस्टमर्स को के लिए और एक MSME के लिए। तो जो बैंक कमिटमेंट करता, प्रॉमिस करता अपने कस्टमर्स को, बस उसी को लिखित फॉर्म में उन्होंने प्रोवाइड किया और कहा कि आप इसी स्टैंडर्ड को मेंटेन कर लीजिए, BCSBI, और इसी प्रकार MSME को भी। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, लॉन्गिट्यूड एनालिसिस, ठीक है, MKIS जिसे आप कहते हैं। सो MKIS को हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारी जो मॉड्यूल सी है वो कंसाइज है, 3 और 3 6 यूनिट में, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पे 6 यूनिट देखने को मिलेंगी। फिर आ जाएगा मॉड्यूल डी, और मॉड्यूल डी इंपॉर्टेंट है, वेल्थ मैनेजमेंट, जो पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है रिटेल बैंकिंग में, क्योंकि इसी साल रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट JAIIB के सिलेबस में ऐड हुआ है। इसके पहले रिटेल बैंकिंग एक ऑप्शनल पेपर होता था CAIIB के एग्जाम में। सो यहाँ पर जो यूनिट, 4 यूनिट इंट्रोड्यूस की गई हैं। सबसे पहले वेल्थ मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट क्या होता है, टैक्स प्लानिंग क्या होता है, अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। सो ये चारों इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जहां से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कितने मार्क्स के होंगे ये अभी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो यहां पे अगर हम बात करें, जो हमारा एडिशनल रीडिंग मटेरियल है मॉड्यूल ई, पहले लेंडर्स अप्रेजल प्रोसीजर, ये आपके सिलेबस में IIBF ने नहीं लिखा है, लेकिन इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे गए हैं, मई में भी और अभी अक्टूबर में भी। तो यहां पे अगर बात करें लेंडर्स अप्रेजल प्रोसीजर, हाउसिंग फाइनेंस एंड टैक्स प्लानिंग, यानी अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपको टैक्स में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, मॉर्गेज एडवाइस और वैल्यूएशन ऑफ रियल प्रॉपर्टी। सो यहां से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों। यहां से केस स्टडीज बनती हैं, क्या बनती हैं? केस स्टडीज बनती हैं दोस्तों। और आप सभी को बता दें यहां से न्यूमेरिकल भी बनते हैं, क्या बनते हैं? न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं। सो आपको ये जो यूनिट है, एडिशनल रीडिंग मटेरियल है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको भी हमें ध्यान रखना है। तो ये है हमारा परफेक्ट सिलेबस जो रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट में कवर करना है। इसका 30% आपने सुना है, पढ़ा है, देखा है, बस इसको आपको लाइन अप करने की जरूरत है, और ये सब्जेक्ट आपको दिला देगा 65 प्लस मार्क्स, और ये 65 प्लस मार्क्स आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएंगे आपके पिछले 3 पेपर में। अगर उनमें से कोई भी टफ पेपर आपको आ जाता है और किसी में भी आप 50 से कम और 45 से ऊपर रहते हैं, तो ये सब्जेक्ट आपको बैकअप प्रोवाइड कर देगा और आप क्रॉस कर जाएंगे 200 प्लस मार्क्स, ठीक है दोस्तों। सो ये आपका है
सिलेबस। अब इसमें अगर हम मॉड्यूल ए की बात करें तो मॉड्यूल ए में हमें 4 यूनिट दी गई हैं और लगभग 10 से 12 नंबर का पेपर हमारा किससे बनता है, मॉड्यूल ए से। और मॉड्यूल ए में सबसे ज्यादा जो पावरफुल यूनिट है वो यूनिट नंबर 4 है। सबसे ज्यादा जो पावरफुल यूनिट है वो यूनिट नंबर 4 है दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा मॉड्यूल बी आ जाता है, और मॉड्यूल बी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा लेंदी हमारा मॉड्यूल बी है। सबसे ज्यादा वेटेज मॉड्यूल बी का है, 35 से 36 या 37 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो कस्टमर रिक्वायरमेंट से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, 2 मिल सकते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट से 2 नंबर मिल सकते हैं। क्रेडिट स्कोरिंग से 3 नंबर। अभी लास्ट के पेपर में क्रेडिट स्कोरिंग शायद एक क्वेश्चन है, वो भी नहीं आया था। इंपॉर्टेंट रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट से 5, एसेट्स प्रोडक्ट से 5, और फिर आपको रेमिटेंस प्रोडक्ट की बात करें, हम क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड की बात करें, हम डिजिटलाइजेशन की बात करें, रोल ऑफ एआई की बात करें, और फिर अगर हम बात करें रिकवरी ऑफ रिटेल लोन, एमकेआईएस और सिक्योरिटाइजेशन, तो ये कुल मिला के आपके इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं। इनमें से अगर आपने सही टारगेट करके मार्क्स अटेम्प्ट कर लिए तो 35 नंबर तो सीधे यहीं से आ जाएंगे, 35 नंबर तो यहीं से आ जाएंगे। ये एक अप्रॉक्स वैल्यू है जो पेपर के आधार पे हमने आपके लिए प्रस्तुत की है, ठीक है दोस्तों। ये अप्रॉक्स वैल्यू, कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है, किसी को ज्यादा वेटेज दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। पेपर बनाने वाला तो परीक्षा जो बना रहा है, परीक्षा का मतलब पर की इच्छा है, तो ये तो पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है, लेकिन जो पेपर को बैलेंस किया जाएगा वो लगभग मॉड्यूल बी से जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाएंगे वो ऐसे ही होने चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं मॉड्यूल हमारे सी पर, और मॉड्यूल सी हमारा लगभग 20 मार्क्स के क्वेश्चन हमें देता है। और अगर देखें तो इंट्रोडक्शन से 1 या 2 क्वेश्चन, यहां से ज्यादा क्वेश्चन मार्केटिंग मिक्स से पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है, मार्केटिंग मिक्स से। डिलीवरी चैनल से क्वेश्चन आपको मिल सकता है, यहां से केस स्टडीज भी आती हैं दोस्तों। डिलीवरी मॉडल से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, बैंक डिलीवरी मॉडल्स की बात करें तो फिर सर्विस स्टैंडर्ड से आपको 5 क्वेश्चन मिल सकते हैं, और मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से आपको 5। अब ये सीआरएम है, क्या है दोस्तों, सीआरएम। तो सीआरएम से आपको 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलते हैं। किससे, सीआरएम से। सीआरएम से आपको 3 से 5 नंबर के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं, 3 से 5 नंबर, ठीक है, याद रखिएगा। सो टोटल वेटेज 20 से 21-22 आपको मिलेगा मॉड्यूल सी। और फिर आ जाते हैं मॉड्यूल डी। मॉड्यूल डी से आपको 17 से 20 नंबर का वेटेज देखने को मिलता है, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है दोस्तों। सो इंपॉर्टेंस ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट 3 नंबर लगभग। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट चूंकि इंपॉर्टेंट है और इस पे भी आपको असर्शन बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तैयार होते हैं। और टैक्स प्लानिंग से आपको 5 नंबर, और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज से भी 5 नंबर, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहां से क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है। सो ये आपका मॉड्यूल डी हो गया। तो अब हम लोग मॉड्यूल ई के बारे में समझ लेते हैं। मॉड्यूल ई की अगर हम बात करें तो हमारे 4 इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। सबसे पहले लेंडर्स अप्रेजल प्रोसेस, जो लगभग 3 नंबर के क्वेश्चन लाता है। इसके बाद हाउसिंग फाइनेंस, जहां पर आपको टैक्स प्लानिंग में 5 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं। मॉर्गेज एडवाइस से भी 5 नंबर के क्वेश्चन, और वैल्यूएशन से भी आपको 5 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये जो मॉड्यूल है, जो एडिशनल रीडिंग मटेरियल है, ये आपके लिए केस स्टडी बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड और स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन यहां से सबसे ज्यादा क्रिएट होते हैं। सो लगभग 18 नंबर का पेपर, यहां से 18 से 20 नंबर का पेपर मॉड्यूल ई आपको देता है, जो कि आईआईबीएफ ने अपने ऑफिशियल सिलेबस में नहीं दिखाया। बट अगर आप रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट की बुक देखते हैं या आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको यह मॉड्यूल जरूर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। सो ये था हमारा इंपॉर्टेंट पूरा सिलेबस। तो एक नजर में हम अपने पूरे सिलेबस को देख लेते हैं। हमें चाहिए हैं 100 में से कितने मार्क्स दोस्तों, 65 प्लस मार्क्स। सो अगर आप देखेंगे, अगर आप मॉड्यूल बी को देखेंगे, सबसे ज्यादा वेटेज वाला है सी, डी, ई और ए। तो ये 3 मॉड्यूल जो हैं सी, डी, ई, ये लगभग 20 नंबर वाले मार्क्स के हैं। और यहां पे मॉड्यूल ए को अगर हम देखें तो यहां से भी मॉड्यूल ए से जो हमारी यूनिट नंबर कौन सी है, यूनिट नंबर 4 है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर आप आराम से 65 मार्क्स लेके आ सकते हैं 100 में से, और ये 65 मार्क्स जो 15 मार्क्स ज्यादा आप लेके आ रहे हैं, ये आपके दूसरे पेपर में आपको मदद पैदा कर देंगे, ठीक है दोस्तों। सो अगर पेपर टफ भी होता है तो आपके लिए जो रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट पेपर 4 है, ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा और आसान भी है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं।
अगर हम बात करें दोस्तों तो पासिंग मार्क्स फॉर जेआईबी एग्जाम, आप सभी को पता है, हमें पता है कि मात्र 50% मार्क्स आपको चाहिए। कितने परसेंट? 50% मार्क्स चाहिए आपको अपने जेआईबी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं बनाना है, आपके पास 5 महीने पर्याप्त हैं, जिसको अगर आप शेड्यूल को, अगर आप स्टडी को अपनी शेड्यूल वाइज पढ़ना चाहें तो आराम से पढ़ सकते हैं। और जहां तक आशा है जल्दी से जल्दी आपकी वर्किंग भी 5 दिन की होने वाली है। तो अब आपको सक्सेस, अगर आप जेएआईबी एग्जाम में सक्सेस लेना चाहते हैं तो मैंने सिलेबस भी बता दिया, स्ट्रेटजी बता दी, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सबसे पहले आपको अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है दोस्तों। सेकंड, लेटेस्ट सिलेबस है 2023 के अकॉर्डिंग, है ना, जो अभी आईआईबी ने रिवाइज किया है, तो इसको आप प्रिपेयर करिए अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस अपने टॉपिक। और यहां पे आपकी सबसे ज्यादा मदद जो करती हैं वो लाइव क्लासेस। कौन सी क्लासेस? लाइव क्लासेस आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करती हैं दोस्तों। मेक टारगेट कंप्लीट होल बुक एट लीस्ट वंस। एक बार तो आप अपनी पूरी किताब को देखें ना, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। अगर देखेंगे तो फिर आपका जो सक्सेस पाथ है वो आपको क्लियर दिखाई देगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ये तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं, हमारे जेआईबी महापैक के साथ, जहां पर आपको सभी कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, डीपीपीस आपको प्रोवाइड की जाती हैं, मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और ई बुक्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं दोस्तों, लीस्ट कॉस्ट में। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, 1 स्टॉप सोल्यूशन महापैक आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल जहां से आप हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथ प्रिपरेशन को तैयार करेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। सो ऐसी स्ट्रेटजी बनाइए जहां से आप जीतें और आपका सक्सेस पाथ क्लियर आपको दिखाई दे। थैंक यू वेरी मच।